ओके, स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर। कौन सा? इंश्योरेंस क्लेम। ओके, पूरा न्यू चैप्टर आपके लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर इंश्योरेंस क्या होता है। बीमा, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस भी होता है अपने कार वगैरह का, एक्टिवा बाइक वगैरह का, या गोडाउन जो बिजनेस वगैरह कर रहे हैं वो शॉप बिल्डिंग वगैरह का, स्टॉक वगैरह का, तो ये सब इंश्योरेंस होते हैं। इंश्योरेंस मतलब क्या हो गया? सिंपली खुद को सिक्योर करना हो गया। कोई एक बंदा है जो हमें क्या कहता है, एश्योर करता है कि ठीक है तुम हमें कुछ अमाउंट दो, दैट इज प्रीमियम। हम तुमको एश्योर करते हैं कि अगर तुमको लॉस हुआ तो हम तुमको उस चीज के लिए कंपनसेट करेंगे, दैट इज इंश्योरेंस। ओके ओके, तो जो इंश्योरेंस करवाता है वो इंश्योर्ड पर्सन हो गया, और जो इंश्योरेंस करता है वो इंश्योरेंस कंपनी वगैरह इंश्योरर हो गया। ओके, तो सबसे पहले एक लिख लेते हैं इंश्योरेंस क्या होता है। फर्स्ट लाइन इंश्योरेंस क्या होता है। इंश्योरेंस बीइंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी मतलब अगर नुकसान हुआ तो कंपनसेट किया जाएगा, नुकसान नहीं हुआ तो कंपनसेट भी नहीं करेंगे। ओके, तो इंश्योरेंस बीइंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कॉमा द क्लेम फॉर लॉस इज रेस्ट्रिक्टेड। क्लेम कितना मिलेगा? जितना एक्चुअल लॉस हुआ है, तो इज रेस्ट्रिक्टेड टू द एक्चुअल लॉस ऑफ एसेट। अगर आप हाइलाइटर यूज करते हैं तो आप यहां पर हाईलाइट कर सकते हैं, इट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इस चैप्टर में हम कौन से इंश्योरेंस की बात करेंगे, कौन से लॉसेस की बात करेंगे, वो लिखो। हाँ जी, लॉस ऑफ स्टॉक के बारे में। तो दिस चैप्टर कैन बी स्टडीड अंडर 2 पार्ट्स। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट, क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, कि अगर गोडाउन में कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है और स्टॉक खत्म हो जाता है तो उस स्टॉक के केस में आप कितना इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम डिमांड कर सकते हैं। सेकेंड वन, क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट। कल भी बताया था मैंने ओवरव्यू के टाइम में भी कि अगर कुछ आग वाग लग गया तो भैया हैंड टू हैंड अपन सेल उसी फ्लो में तो नहीं कर सकते जैसा हम कल किया करते थे, तो हमारी सेल क्या होगी? डिस्टर्ब होगी, परेशान होगी, तो सेल कम होगी तो हमारा प्रॉफिट भी कम होगा। तो वो जो प्रॉफिट हमने खो दिया उसके लिए भी हम क्या करवा सकते हैं? अपना इंश्योरेंस करवा सकते हैं कि हम लोग 2 महीने के लिए परेशान रहे, 3 महीने के लिए परेशान रहे, हमारी सेल 3 महीने इफेक्ट हुई, 4 महीने इफेक्ट हुई, तो उस लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए भी हम क्या करवा सकते हैं? इंश्योरेंस करवा सकते हैं, और उसके लिए क्लेम हमें मिलेगा। ओके, तो आज हम कौन सा पढ़ेंगे? पहले ऑब्वियसली क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। तो लगाइए हैशटैग। हाँ जी, हैशटैग। और हाँ जी बोलूं, पैसा ही मिलेगा क्योंकि हमने प्रीमियम डिपॉजिट करवाया था, तो ऑब्वियसली क्लेम तो अपने को कैश में मिलेगा। ठीक है, क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, ये स्टॉक का लॉस कैलकुलेट करने के लिए अपने को 4 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले कुछ समझते हैं। ये 4 स्टेप कैसे हुआ, क्या जरूरत पड़ा, वगैरह वगैरह। तुम थोड़ा सा दिमाग लगा के बताना, लिखना नहीं अभी।
तुमको क्या चाहिए? सर हमको लॉस ऑफ स्टॉक का अमाउंट चाहिए, उसके लिए क्लेम का अमाउंट चाहिए। ठीक है सर, दैट मीन्स मेरा एक स्टेप क्या रहने वाला है, हाँ, तो मेरे को क्या चाहिए? क्लेम का अमाउंट चाहिए। तो मेरा एक स्टेप क्या रहेगा? सबसे लास्ट में क्लेम का रहेगा कि मैं क्लेम मुझे कितना मिलेगा। क्लेम किस पर डिपेंड करेगा? आपने लॉस कितना हुआ है और आपने पॉलिसी कितने का ले रखा है। लॉस कितना हुआ है और पॉलिसी कितने का ले रखा है। मान लीजिए आपको लॉस हुआ 10,000 रुपए का और आपने पॉलिसी ले रखा है 15,000 रुपए का, तो आपको कितना क्लेम मिल जाएगा? 10,000 का क्लेम मिल जाएगा। यस, ओके। अगर मान लीजिए आपको लॉस हुआ हो 18,000 का और पॉलिसी ले रखा है आपने कितने का? 15,000 का, तो आपको क्या लग रहा है? अभी तक तो सर 15,000 से ज्यादा तो अपने को क्लेम नहीं मिलेगा क्योंकि 18 का लॉस हुआ है, बट पॉलिसी तो हमने सिर्फ 15 का ले रखा है। ओके, और क्या समझ में आता है? क्लेम से पहले सर ये लॉस भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो पॉलिसी का अमाउंट तो दे रखा होगा कि इतना पॉलिसी ले रखा है, लॉस भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ, ये लॉस कैसे आएगा? मैंने कहा इसके लिए अपने को ये देखना पड़ेगा कि अपने गोडाउन में हाँ स्टॉक कितना था जो जल गया, तो अपने को ये देखना है कि वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। ओके, मान लीजिए अपने गोडाउन में स्टॉक था 20,000 का, 20,000 का। क्या सारा जल गया? नहीं, हमने एफर्ट्स किए थे, हमको पता लगा कि आग लग गई, तो हम गए भागे भागे, हमने वहां बचाने की कोशिश की और कुछ सामान को हम वहां पे बचा लिए। तो जो स्टॉक था गोडाउन में ऑन द डेट ऑफ फायर, उसमें से हमने कुछ बचा लिया, उसका नुकसान तो नहीं हुआ ना। तो वैल्यू ऑफ सैल्वेज्ड गुड्स हम क्या कर देते हैं, उसमें से लेस कर देते हैं। मान लीजिए हमने 2,000 का माल बचा लिया, तो एक्चुअल लॉस कितना हुआ अभी अपना? 18,000 का हुआ। ओके, तो लॉस ऑफ स्टॉक भी कैलकुलेट किया, चलो ठीक है। अब लॉस ऑफ स्टॉक से पहले अपने को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, कि आखिर आग लगने वाली डेट को स्टॉक कितना था। तो और पहले चलते हैं। सर स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? वो तो जल गया, काउंट तो कर नहीं सकते, तो क्या करें? स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कैसे कैलकुलेट करेंगे? कोई बता सकता है दिमाग लगाकर? परचेजेस की डिटेल्स है, सेल्स वगैरह की डिटेल्स है, हाँ, उनके बेसिस पर हम देख सकते हैं कि भैया हमारे पास स्टॉक कितना रहा होगा। ओके, तो मेरे को क्या होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा कि मेरा ओपनिंग स्टॉक कितना है, मेरा परचेजेस कितना है, मेरा सेल्स कितना है, और साथ ही साथ तुमको क्या गिवन होगा, तुम सेल्स पे कमाते क्या हो, जीपी रेट। अगर नहीं दे रखा होगा तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। मान लीजिए आप सेल्स पे कमाते हो 20%, आपकी ओपनिंग स्टॉक है मान लीजिए आपके पास 10,000 का, आपकी परचेजेस है मान लीजिए कितने की, 1 लाख की, आपकी सेल्स है मान लीजिए कितने का, 1,50,000 का, 1,50,000 का, और आप कमाते कितना है? ग्रॉस प्रॉफिट 20%। आप अपनी सेल्स पे क्या कमाते हैं? 20%। तो इस बार भी तो सेल्स पे 20% ही कमाया होगा, तो 1,50,000 पे आपने कितना कमाया? 20%, 30,000। तो क्या बैलेंसिंग फिगर में क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा क्या? बोलू, हर बार हम ट्रेडिंग अकाउंट बना के ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया करते हैं, लेकिन क्या इस बार ट्रेडिंग अकाउंट बना के हम स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कैलकुलेट कर सकते हैं? समझा? तो सारा डिटेल गया हुआ होगा, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस वगैरह, आग लगने की डेट तक परचेजेस, आग लगने की डेट तक सेल्स, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर ओपनिंग स्टॉक। तो उस सेल्स पर आपको क्या करना है, सिंपली इस जीपी रेट को
अप्लाई करना है और ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेना है। बैलेंसिंग फिगर में क्या आ जाएगा अपने आप, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर आ जाएगा। ये स्टेप्स रहेंगी अपने को स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कैलकुलेट करने का। सबसे पहला स्टेप क्या रहने वाला है, जीपी रेट। क्वेश्चन में दिया हुआ हो तो ठीक, वरना वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। दूसरा स्टेप, उस जीपी रेट को यूज करते हुए हम क्या कर लेंगे, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कैलकुलेट कर लेंगे। तीसरा स्टेप, कितना बचा लिया वो हटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्चुअल जो लॉस हुआ है। और फिर डिपेंड करेगा कि अपन ने पॉलिसी कितने का ले रखा है, जिसके बेसिस पे हम क्या कैलकुलेट कर देंगे, क्लेम का अमाउंट। कुछ आइडिया लगा कि कैसे हम कैलकुलेट करने वाले हैं। अब वन बाय वन हम क्या करते हैं, स्टेप्स लिखते हैं। चलिए, तो ये सब तो मैं हटा देता हूं। दिमाग में एक इमेज बनना बहुत जरूरी है। ओके, चलिए अब लिखिए। वन बाय वन। स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट, कौन सी थी, कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेट। कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेट। तो सबसे पहला मेरा काम रहेगा कि मैं जीपी रेट कैलकुलेट कर दूं, ताकि इस जीपी रेट को मैं सेल्स पे अप्लाई करके स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कैलकुलेट कर सकूं। तो जीपी रेट कैसे होगा सर कैलकुलेट, या तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा तो लिखो इट कैन बी गिवन इन क्वेश्चन, इट कैन बी गिवन इन क्वेश्चन। ऑलरेडी ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ हो सकता है, तब तो मजे बन गए, कोई टेंशन ही नहीं है। दे रखा है सेल्स पे 20% कमाते हैं, 25% कमाते हैं, डायरेक्ट सेल्स पे अप्लाई कर देंगे। ओके। दूसरा, और इफ जीपी रेट is given for more than 1 year, एक साल से ज्यादा का आपको जीपी रेट गिवन है कि पास्ट ईयर्स में हमने ऐसा ऐसा कमाया, पास्ट ईयर्स में हमने 3 सालों में 15%, 20% और 25% कमाया। तो अब आप जीपी रेट कैसे कैलकुलेट करोगे, 3 रेट्स गिवन है, एवरेज कर लोगे, बड़ा आसान है। तो एक से ज्यादा साल का दे रखा तो सिंपली क्या कर देना, उनका एवरेज कर देना। तो लिखो देन एवरेज ऑफ जीपी रेट is to be calculated for example मान लो आपको दे रखा है जीपी रेट्स इन पास्ट ईयर, पिछले साल में ईयर 1 में हमने कमाया मान लीजिए 15%, पिछले उससे भी पहले साल में हमने कमाया मान लीजिए 18%, और उससे पहले साल में मतलब पास्ट 3 ईयर्स में हमने कमाया 21%। तो बताइए आप कौन सा जीपी रेट लेंगे। ऑनलाइन वालों मैसेज करना, कैलकुलेट जीपी रेट, एवरेज जीपी रेट। सिंपल एवरेज लेना है, वेटेड एवरेज नहीं लेना। कैलकुलेट एवरेज रेट फॉर ग्रॉस प्रॉफिट। 17%, 18%, मुस्कान ने कहा 18, आर्यन ने कहा 18, संजय ने कहा 18, कितना आया 18। कोई 17 बोला, ये खतरा किसको लग रहा है, अब कोई नहीं बोला 17। ओके,
15, 18 और 21 तीनों का एवरेज ले लूं, एवरेज रेट। ओके जयश्री अदिति, एवरेज रेट ऑफ जीपी 15 प्लस 18 प्लस 21 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 3 सालों का है तो डिवाइड बाय 3 आ जाएगा 18। कैलकुलेट करने की वैसे जरूरत भी नहीं थी, पता है 15 और 18 में कितना डिफरेंस 3, और 18 और 21 में भी मैंने कितना लिया 3 का, तो अपने आप क्या आ जाएगा, एवरेज बीच वाला आ जाएगा 18। पता नहीं तुमको, हाँ ओके 18%। नेक्स्ट इसी के अंदर, और अगर सर एवरेज भी नहीं कैलकुलेट करने का कोई सोर्स नहीं हो, एक से ज्यादा रेट्स भी नहीं दे रखी हो, क्वेश्चन में डायरेक्टली भी गिवन नहीं हो, तो और क्या हो सकता है, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। आपको पिछले साल के डेटा दिए हुए रहेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर लास्ट ईयर। हाँ नितेश, सिंपल एवरेज ही लेना है यहां पर। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर लास्ट ईयर। क्या आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आता है, सीखा है बचपन में, कॉमर्स के बचपन में? हाँ जी, ट्रेडिंग अकाउंट एज ऑन होता है या फॉर द ईयर एंडेड होता है? एज ऑन या फॉर द ईयर एंडेड? अच्छा ऑनलाइन वाला तुम्हारा क्या ख्याल है, एज ऑन या फॉर द ईयर एंडेड ट्रेडिंग अकाउंट? ओके नितेश, और कोई? तो तुम्हारा फॉर द ईयर एंडेड का क्यों ख्याल है? ओके अदिति, एज ऑन क्यों नहीं, फॉर द ईयर एंडेड क्यों? ओके पूरा साल का होता है। क्या होता है पूरा साल का? ट्रेडिंग में क्या आता है, परचेजेस। परचेजेस क्या आती है, ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल भर में आपने परचेज कितना हुआ, सेल्स। पूरे साल भर में आपकी सेल्स कितनी थी, पूरे साल भर में आपने प्रॉफिट क्या कमाया, इसलिए क्या बनता है फॉर द ईयर एंडेड। ट्रेडिंग और पीएनएल क्या बनता है, फॉर द ईयर एंडेड, क्योंकि पूरे साल भर में खर्चे क्या क्या हुए, पूरे साल भर में इनकम्स क्या क्या हुई। बैलेंस शीट क्या बनता है, एज ऑन। क्यों, उस पर्टिकुलर डेट को कैश बैलेंस कितना है, उस पर्टिकुलर डेट को बैंक बैलेंस कितना है, उस पर्टिकुलर डेट को आपके पास डेटर्स कितने हैं, उस पर्टिकुलर डेट को आपके पास क्रेडिटर्स कितने हैं, इसलिए वो एज ऑन बनता है। क्लियर है ये वाली चीज? तो ये याद रखना अगर किसी को क्लियर ना हो तो। बाकी सब लोगों ने एकदम सही आंसर दिया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो स्पेसिफिकली लास्ट ईयर का ही था, सब अमाउंट लास्ट ईयर का था, बट पूरा साल भर का, ड्यूरिंग द ईयर। ओके ठीक है। संजय, नेहा, मिशिका, अदिति, लक्ष्मण, सिद्धार्थ, नारायण, आर्यन, काफी बच्चे आंसर कर रहे हैं। हर्ष, ओके, लोकेश्वर, ठीक है। देखो तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या बनाते हैं सर हम, फॉर द ईयर एंडेड, पिछले साल का। ओके जो भी अपने को ईयर गिवन होगा, बहुत आसान होता है ट्रेडिंग अकाउंट बनाना। एक डेबिट साइड, दूसरा क्रेडिट साइड। सबसे पहले क्या आता है डेबिट साइड में, ओपनिंग स्टॉक, फिर क्या आएगा, परचेजेस आ जाएगा, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल्स, सारे डेटा गिवन होंगे, क्लोजिंग स्टॉक। तो आप क्या कैलकुलेट कर पाएंगे बैलेंसिंग फिगर में, यस, ग्रॉस प्रॉफिट टू ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी। टोटल हमको क्या कैलकुलेट करना था, जीपी रेट। तो अभी तो ग्रॉस प्रॉफिट आया है, तो जीपी रेट कैसे आएगा, जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100, यस। सो जीपी रेट इज इक्वल्स टू जो भी आपने ग्रॉस प्रॉफिट कमाया ऑन सेल्स, क्योंकि हमको सेल्स पे कैलकुलेट करना है, क्योंकि हम आगे जाके इसको अप्लाई किस पे करने वाले हैं, सेल्स पे अप्लाई करने वाले हैं, इसलिए कैलकुलेट भी किस पे कर रहे हैं, सेल्स पर। तो जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। वैसे भी रेशियो एनालिसिस अगर आपने चैप्टर पढ़ा है 12th में, तो जीपी रेशियो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा? जीपी रेशियो मतलब ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। ओके
हाँ पढ़ा हो ठीक है, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, भूल गए होंगे, हाँ भूल तो जाते हैं ना हम लोग। हाँ ऑनलाइन हो या ऑफलाइन कोई टेंशन नहीं होता, पढ़ने वाला कहीं पे भी पढ़ सकता है और नहीं पढ़ने वाला यहाँ पर आकर भी नहीं पढ़ेगा, ये ध्यान रखना। चलिए नाउ प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट की बात, सर और कैसे कर सकते हैं? मैंने कहा एक और, अगर आपको जीपी रेट ऑन कॉस्ट दे रखा हो तो सेल्स पे कैलकुलेट कर सकते हो, तो लिखो इफ जीपी रेट ऑन, फोर्थ नंबर लगाएंगे और लिखेंगे इफ जीपी रेट ऑन कॉस्ट इज गिवन, if GP rate on cost is given, then कैसे कैलकुलेट करोगे GP rate on sales? Then GP rate on sales can be calculated as follows. चलिए बताऊंगा बाद में, पहले पूछूंगा, हाँ वरना मजा ही क्या आएगा, सब कुछ मैं बता दूंगा। तो पहले तुम्हारा दिमाग चलाओ, जहां रुक जाएगा वहां मैं बताऊंगा। चलिए लिखा है यहां तक एक, अच्छा ट्राई करते हैं ना, देखो हाँ देखो ये लिखना नहीं ना अभी, बताइए आपको दे रखा है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। अच्छा दीदी प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दे रखा है, मान लीजिए आपको 25%, तो बताइए प्रॉफिट ऑन सेल्स कितना होगा? मस्त रटा हुआ है ना ये वाला, हाँ इसीलिए ये वाला पूछा पहले मैंने। हाँ 20, आर्य ने कहा 20, प्रेरणा ने कहा 20, और कोई? मुस्कान 20, आदिति ने कहा 1/5 ऑफ कॉस्ट, नहीं फिर 1/5 ऑफ सेल्स बोलो आदिति। 20 ओके, 20 संजय, नेहा 20 ओके। काफी लोगों ने इसको बताया और कुछ लोग ना बता पाए, ठीक है एक और ट्राई करते हैं फिर बताएंगे इसका आंसर। अच्छा कौन कौन लिटरली कौन बता, ईमानदारी से बताना कौन कौन को 20 नहीं पता कि 20 कैसे आया? 1 2 3 4 ओके, तो पहले सुन ही लो फिर। अच्छा पहले सुनने से पहले एक बार उन लोगों के फिर से एक बार पूछ लेता हूं जिन लोगों ने 20 बताया। हाँ देखो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, चलो अब ट्राई करो 40%, तो बताइए प्रॉफिट ऑन सेल्स। अब तो ये तो रटावा नहीं है, अब जो बता देगा वो उसको पक्का आता है। अब जो बता देगा उसको पक्का आता है आंसर, ओके ऋतिक ने आंसर किया अभी तक, सही गलत में अभी कोई ओपिनियन नहीं दे रहा क्योंकि बाकी लोग भी ट्राई करें। हाँ ऑनलाइन अब 2 आंसर। अक्षिता ट्राई करो, कैलकुलेटर लाए हो? बिना कैलकुलेटर आ गए तुम लोग, बिना हथियार लिए जंग में आ गए तुम। हाँ कैलकुलेटर जरूर लेकर आना, मोबाइल से यूज नहीं करना है, आज तो कर लो बट कल से मोबाइल से यूज नहीं करना, कैलकुलेटर काम आएगा ना यार। तुम लोगों को फाउंडेशन में आदत नहीं पड़ेगा कैलकुलेटर की? ओके ठीक है, आज मैं एक क्लास अपलोड करूंगा कैलकुलेटर का, कैलकुलेटर सिखाया जाएगा उसमें 1 घंटे का, तो जरूर देखना। 28.57 ओके, 5 जनों ने एक साथ सॉल्व किया। हाँ ओके 28.1, जयश्री ने भी कहा 28, कैसे हुआ देखो, गुड जिसने भी आंसर किया। इस बार बहुत कम आंसर आ पाए, तो देखो कैसे होता है, ये बड़ा आसान होता है, बड़ा सिंपल होता है। कैसे? आपको क्या करना होता है,
सिर्फ इतना सा लिखना होता है, जैसे प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 25% है, मतलब हम कॉस्ट पे 25% कमा रहे हैं। अब हमसे पूछा गया कि बताओ कॉस्ट पे अगर तुम 25% कमा रहे हो तो दैट मीन्स आप सेल्स पे कितना परसेंट कमा रहे हो। तो सेल्स पे, हाँ संजय अभी बताते हैं, इसीलिए मैं यहां बताया। तो आपको सिंपली एक इक्वेशन बनाना है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स। कभी भूलना मत, ये बहुत जगह काम आता है, कोई स्पेशली इस चैप्टर के लिए नहीं बताया जा रहा है, ये बहुत जगह काम आएगा, यहां पे काम आएगा, कॉस्टिंग में काम आएगा, सब जगह काम आएगा। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स, ये इक्वेशन तो सबको पता है ना। कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा। ओके, आपको प्रॉफिट ऑन कॉस्ट गिवन है 25%, किस पर, कॉस्ट पर। तो हमको क्या करना है, जिस पर गिवन होता है परसेंटेज उसको हम क्या कर लेंगे, 100 क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे। पता है क्यों, क्योंकि 100 का परसेंटेज निकालना बहुत आसान होता है। अब 100 का 25% आप कमाते हो, 100 का 25% कितना हुआ, 25 रुपए। ओके, दैट मीन 100 रुपए पर आप कमाते हो 25 रुपए। उस केस में आपकी सेल्स कितनी होती है, 125। इक्वेशन तैयार। अब बड़ा आसान होता है कैलकुलेट करना, प्रॉफिट ऑन सेल्स निकालना है ना, दिस वन, प्रॉफिट ऑन सेल्स। मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं 25 रुपए का, ऑन सेल्स 125 इंटू 100, परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए इंटू 100 कर दिया, दैट इज 20%। कितना आसान था। और अभी किसी को लिखना होगा तो लिख भी लेंगे, जरा इसी चीज को इस वाले एग्जाम्पल पे अप्लाई करके देखना। 28.57 ना, ओके। हाँ, बाकी के लोग जिसका नहीं आया था जरा इस पे अप्लाई करके देखो आता है क्या। एग्जाम्पल अभी हम लिख लेंगे। ओके सिद्धार्थ, संजय अब आया क्या बताओ, संजय कुमार प्रजापत। ओके अतिशय, डन। बड़ा आसान था ना, बड़ा सिंपल था, बड़ा ऐसा एक इक्वेशन बना लो हो जाता है। ओके संजय, हाँ जी। अब जरा मैं यहां पे लिख देता हूं अगेन सॉल्यूशन। कैसा, अगेन वही इक्वेशन, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स। इस बार कॉस्ट पे मैं 40% कमा रहा हूं, तो कॉस्ट को मैंने एज्यूम कर लिया क्या, 100, उस पे 40% मतलब 40 रुपए, बोले तो सेल्स कितना, 140। नाउ प्रॉफिट ऑन सेल्स, यस, प्रॉफिट ऑन सेल्स, प्रॉफिट ऑन सेल्स इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या रहेगा, प्रॉफिट ऑन सेल्स है ना, सो न्यूमरेटर में प्रॉफिट, डिनोमिनेटर में सेल्स इनटू 100। प्रॉफिट हम कमा रहे हैं 40 रुपए का, 140 रुपए की हमारी सेल है, सो इट इज 28.57 एंड सो ऑन, 57 समथिंग समथिंग। ओके लोकेश्वर, अभी भी कोई ऐसा है जिसको नहीं आया हो, आ गया ना। तो हमको कॉस्ट गिवन होगा तो हम उससे सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल देता हूं, देखते हैं तुमको आया कि नहीं आया, सच्ची में नहीं आया या आया, देखते हैं। सबके आंसर आने चाहिए ऑनलाइन वालों। परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेल्स 30%। आपको बताना है परसेंटेज प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। ध्यान से करना, कुछ बदल ना दिया हो मैंने। 42.85, ओके ऋतिक, ओके देवा, 42.857, ओके मुस्कान, ओके प्रेरणा, ओके काजल, हंशिका, वैदही, अक्षिता, ओके देव्यांश, ओके यश, 42.86, 857 था तो 86 भी बोल सकते हैं। ओके नितेश, अभी भी कोई है जिसका नहीं आया, हाँ 42.85 समथिंग। ओके दीदी, अगर जिसका आंसर आ गया दैट मीन्स वो ये समझ गया जो मैंने समझाया, जिसका आंसर नहीं है इसका मतलब अभी तक वो समझा नहीं है, हो सकता है वो इस सॉल्यूशन के बाद समझ जाए। इस बार इक्वेशन भी सेम बनेगा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स, लेकिन इस बार आपको प्रॉफिट किस पर है, सेल्स पर गिवन है। निशान
मुंह बंद। हाँ इस बार आपको, हाँ सोने की तैयारी मत करना वो, वरना तुम इधर सो गए, बाजू वाला सोएगा, फिर और सोएगा, ऐसा ऐसा। हाँ कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ओके मिशिका, सेल्स, इस बार सेल्स पर प्रॉफिट गिवन है, तो एज्यूम किसको करना है? 100 एज्यूम करना है सेल्स को, क्योंकि 100 का परसेंटेज निकालना आसान है। तो 100 का 30% प्रॉफिट हो गया 30, कॉस्ट कितना हो गया 70। नाउ आपसे पूछा गया प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो 30 डिवाइड बाय 70। So it is profit 30 on cost into 100. It is 42.857 something, right? Okay, लिखना है ये सब? हाँ सर, रुको लिख लेंगे, पहले यहां तो लिखे पूरा। If GP rate on cost is given, then GP rate on sales can be calculated. वैसे तो हम समझ गए, हम उसी चीज को ही फॉलो करेंगे, लेकिन फिर भी एक फॉर्मूला मैं लिखवा देता हूं। GP rate on sales, GP rate on sales is equals to GP rate on cost, ये रटने वाला गेम हो जाता है ना, अपॉन, याद है रेट अपॉन 100 प्लस रेट, वो वाला सीन करना है। तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ओके, इंटू 100। बट हम लोग करेंगे कैसे, जैसा अभी मैंने सिखाया था सेम वैसे ही, कॉस्ट अपॉन 100, रेट ऑन कॉस्ट अपॉन 100 प्लस रेट ऑन कॉस्ट, ये भी तरीका हो सकता है। लिखा, जैसे कि यहां पर था कॉस्ट था 25%, तो क्या होगा, अभी मैंने क्या सिखाया, 25 अपॉन 100 प्लस 25, बोले तो 25 डिवाइड बाय 125, ये फॉर्मूला में लिखवा दिया बस मैंने, और कुछ नहीं किया। तो अभी आप क्या करो, कुछ एग्जांपल ये लिख लो, चलो ये लिख ही लो, ताकि आपको, हाँ जिसने लिख लिया वो बेस्ट है, वरना ये लिख लीजिए फर्स्ट एग्जांपल और सेकंड एग्जांपल। फर्स्ट और सेकंड लिखना, थर्ड मत लिखना, थर्ड कभी और फ्यूचर में लिखने का मौका मिलेगा। फर्स्ट लिख लो और सेकंड लिख लो, क्योंकि हमको इस बार अभी क्या करना है, कॉस्ट से सेल्स पे जाना है, सेल्स से कॉस्ट पे नहीं जाना। तो लिख लीजिए, आज मैं आपको कैलकुलेटर की क्लास का लिंक भेजूंगा, सब लोग सुन रहे हो ना, देख रखी है आपने? अरे वाह, वेरी गुड। जिसने नहीं देख रखी है वो देख ले, 1 घंटे का होगा शायद, कैलकुलेटर सिखाया गया है। कैलकुलेटर तुमको आता है क्या? नहीं आता ना? M प्लस, M माइनस, MRC, GT, हाँ, प्लस स्लैश माइनस का बटन भी तुमको नहीं आता, प्लस स्लैश माइनस, नॉट प्लस और माइनस, इट इज प्लस स्लैश माइनस। तो वो सारी चीज वहां पे क्या कही हुई है, सिखाई हुई है। तो एक बार सीख लोगे ना तो पूरा इंटर में आराम से, कैलकुलेटर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। हाँ, MU भी नहीं आता। MU की फुल फॉर्म क्या होती है? मार्जिनल यूटिलिटी, इट इज मार्कअप, मार्कअप। हालांकि वो जो फर्स्ट वीडियो है कैलकुलेटर, उसमें MU नहीं सिखाया गया है, क्योंकि मैंने उसमें बोला कि सेकंड वीडियो आएगा, और सेकंड वीडियो अभी तक मैंने दिया नहीं है, क्योंकि सेकंड वीडियो देखने के लिए मेरी क्लासेस देखनी पड़ती है। ठीक है नहीं ऐसा नहीं है, वो बना ही नहीं वापस सेकंड वीडियो, वो है कहीं और, तो मैं अपलोड करवा दूंगा वो भी। ठीक है तो इट इज मार्कअप, देखेंगे वो भी, कभी देखेंगे। लिखा यहाँ पर? अच्छा ये वाला भी लिख लिया क्या? हाँ लिख लो, बस तीसरा वाला मत लिखना, सेल्स से कॉस्ट वाला नहीं लिखना, अपने को कॉस्ट से सेल्स पे आना चाहिए। स्टेप फर्स्ट क्लियर है क्या? स्टेप फर्स्ट था कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेट, तो या तो क्वेश्चन में क्लियरली गिवन होगा, या फिर 1 साल से ज्यादा का दे रखा होगा तो एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे, या फिर पिछले साल के डेटा होंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर जीपी रेट निकाल लेंगे, या फिर कॉस्ट पे गिवन होगा तो भी हम सेल्स पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके हाँ, ऑनलाइन वाले भी क्या करेंगे, देखा था इसलिए, अच्छा इसीलिए फेवरेट हो। ओके नारायण, हाँ अब सुनो,
देखो स्टेप नंबर 2, लिखो स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 याद है? स्टार्टिंग में थोड़ा सा बताया था जब मैंने, जी पीरियड के बाद स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, ताकि उस सेल्स पे हम जीपी रेट को अप्लाई कर सकें। और कैलकुलेट क्या करना है? स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, आग लगने की तारीख को हमारे गोडाउन में स्टॉक कितना था। तो लिखो वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पिछले साल के तो कंप्लीट हो गए, आज है, इस साल हमारा गोडाउन में स्टॉक कितना था अभी आग लगने की डेट को, तो इस साल के डेटा चाहिएंगे। इस साल के डेटा आपको ओपनिंग स्टॉक वगैरह सब कुछ गिवन होगा, परचेज वगैरह गिवन होगा। आपको बनाना पड़ेगा क्या? ट्रेडिंग अकाउंट। और ट्रेडिंग अकाउंट का नाम क्या दिया? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। पता है क्यों? क्योंकि इस ट्रेडिंग अकाउंट से मैं ग्रॉस प्रॉफिट नहीं कैलकुलेट कर रहा, इस ट्रेडिंग अकाउंट से मैं स्टॉक कैलकुलेट कर रहा हूं ऑन द डेट ऑफ फायर। तो ये अपने लिए क्या है? कोई ना कोई कैलकुलेशन के लिए पार्ट बनाया जा रहा है। सो इट इज मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ये हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, फाइनल अकाउंट नहीं है, इसलिए इसका नाम हमने मेमोरेंडम रख दिया। फॉर द, कौन से टाइम के लिए बनेगा? फॉर द पीरियड फ्रॉम डॉट 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 टू डॉट डॉट डॉट। कहां से कहां तक बनेगा सर? फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द ईयर टू द डेट ऑफ, टू द डेट ऑफ फायर। फायर वाला डायलॉग तो आता है ना तुम लोगों को? ओके हाँ ओके। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड फ्रॉम डॉट डॉट डॉट, मतलब 1 अप्रैल से लेकर आग लगने की तारीख तक। मान लीजिए आग लगा 30 सितंबर को, तो फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 सितंबर, वहां तक का पीरियड का हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। और 30 सितंबर को कितना स्टॉक था गोडाउन में वो कैलकुलेट कर लेंगे। बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट सेम वैसा ही बनेगा जैसा अभी सीखा था, बस इस बार ग्रॉस प्रॉफिट की बजाय स्टॉक आ जाएगा। ठीक है, एक दो आइटम और लिखवा दूंगा इसमें। देखो डेबिट क्रेडिट, सबसे पहले क्या? ओपनिंग स्टॉक। इस साल की शुरुआत में स्टॉक कितना था? इस साल की परचेजेस कितनी है आग लगने की तारीख तक का? आग लगने की तारीख तक के डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं? आज नेट परेशान कर रहा है ना, कोई ना। आग लगने की तारीख तक की सेल्स कितनी है? और इस सेल्स पे क्या अप्लाई हो जाएगा? जीपी रेट। तो क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। तो 2 जीपी, हाँ जीपी ग्रॉस प्रॉफिट। कैसे आ जाएगा? सेल्स पर आप क्या अप्लाई कर देंगे? अपना फर्स्ट स्टेप जीपी रेट। सेल्स इंटू जीपी रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ओके, बैलेंसिंग फिगर में क्या आ जाएगा? स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। रुको, उससे पहले 2 आइटम और लिखवा देता हूं। मान लीजिए उस समय ऐसा कोई स्टॉक रहा हो जो आपके गोडाउन में था ही नहीं, रिकॉर्ड तो कर रखा था, परचेज तो किया था, बट आपने बेचा भी नहीं, लेकिन वो स्टॉक कहीं बाहर घूमने गया हुआ था। अब वो बाहर स्टॉक घूमने कैसे गया हुआ था? मान लो, हाँ मान लो ये ऋतिक मेरे पास आया, कल भी आया था शायद, माल बेचा था इसको, कुकर बेचा था, अच्छा उसको बेचा था, अच्छा ठीक, आज ऋतिक को बेच देते हैं। तो ऋतिक मेरी शॉप पे आया और हाँ स्टॉक इन ट्रांजिट भी खैर होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। तो मतलब कोई भी ऐसी परचेज जो आपके यहाँ गोडाउन में अभी नहीं पहुंची है या किसी वजह से बाहर जा चुकी है, बट वो सेल रिकॉर्ड भी आपने नहीं की है,
तो हाँ, सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, मैंने कहा अच्छा लगे घर वालों को रख लेना वरना वापस लौटा देना। तो वो चांस की बात थी कि जिस दिन आग लगी उससे पहले दिन ही मैंने क्या किया, माल भेज दिया था इसको कि ठीक अच्छा लगे तो रख लेना। बट वो क्या था, मेरी एक्चुअल सेल्स तो थी नहीं ना, क्योंकि जब तक अप्रूवल नहीं मिलेगी। लेकिन वो गोडाउन में जो माल था, वो जो मैंने भेज दिया था इसको, वो जलने से बच गया कि नहीं बच गया? तो क्या वो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर में कैलकुलेट होगा? नहीं, क्योंकि वो फायर लगने की डेट को, आग लगने की डेट को स्टॉक था ही नहीं। वो तो हमने क्या कर रखा था, दे रखा था कि भैया भाभी जी को अच्छा लगे तो रख लेना वरना वापस लौटा देना। एग्जाम्पल दिया था कि नहीं दिया था ये वाला? ओके, तो यहां पे आप लिख दीजिए बाय गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, बाय गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, क्योंकि ये स्टॉक जलने से बच गया। ऑन द डेट ऑफ फायर ये हमारे पास गोडाउन में नहीं था। ऐसे ही क्या हो सकता है, मान लीजिए हमने परचेजेज जो की उसमें से कुछ गुड्स क्या किया था, राजस्थान के हम लोग, याद है कल गुजरात में कंसाइनमेंट का बताया था मैंने कि अगर मैं राजस्थान से हूं और गुजरात में मुझे माल बेचना है तो मैंने क्या कर रखा है, वहां पे एजेंट अपॉइंट कर रखा है, तो मैंने उसको कमीशन देता हूं और वो मेरा माल बेच देता है। तो वो माल भी तो मेरा जलने से बच गया। यस, क्योंकि मैंने वहां पर भेज रखा था। तो मेरी जो परचेजेस थी उसमें से जो माल मैंने भेज रखा है ऑन कंसाइनमेंट, वो भी जलने से बच गया। तो बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट एंड सो ऑन। और भी ऐसे आइटम्स हो सकते हैं, ये तो फॉर एग्जांपल मैंने लिखवाए हैं। ओके, और अब जो बच गया वो अपने गोडाउन में था, बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, बैलेंसिंग फिगर। ओके, आज के लिए इतना ही रखेंगे। आगे की दो स्टेप हम क्या करेंगे, कल पढ़ेंगे। स्टेप 1 और स्टेप 2 में कोई डाउट है तो पूछ सकता है। तो आग लगने की डेट को अपने पास स्टॉक कितना था वो अपने को पता चल गया। हाँ यश बोलो। सिंपल एवरेज ही लेना है। ये भी तो प्रोग्रेसिव था जो मैंने लिखवाया था, वो भी तो 15, 18, 21। हाँ अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, इंक्रीजिंग हो डिक्रीजिंग हो ट्रेंड नहीं, अपन सिंपल एवरेज ले लेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन चला के बोले ना वेटेड एवरेज लो, तो वेटेड एवरेज ले लेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे सिंपल एवरेज ले लेंगे। चलिए, और कोई डाउट? ऑल क्लियर? ओके नितेश, तो दो स्टेप क्लियर है, जीपी रेट और स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। दो स्टेप बच गई है, लॉस ऑफ स्टॉक और क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, वो कल पढ़ेंगे। ओके थैंक यू, टेक केयर देन, बाय। ओके थैंक यू।